भाई देखो, मैं अभी कुंवारी हूँ और आप अपना सब माल इंदर निकाल रही हो। थोड़ा ख्याल करो। अगर उम्मी को पता चल गया तो वो जान से माल देगी। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम हासिफ है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते हैं। मेरी 2 खूबसूरत बहनें और उम्मी अबू। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और अपनी घर वाली है। मेरी छोटी बहन घर में ही होती है और मेरी छोटी बहन की उम्र 18 साल है। मेरी छोटी बहन का नाम अल्फत है। मेरी बहन अल्फत बहुत खूबसूरत थी। मेरी बहन अल्फत के खूबसूरती के पूरे मोहल्ले में चर्चे थी और बहुत से आशिक हमारी गली में खड़े होते थे जो मेरी बहन अल्फत की एक झलक देखने को तरसते थे। लेकिन मैं भी अपनी बहन अल्फत के ऊपर मरता था और उसके जिस्म के खुद व खाल देखकर मैं भी उसके ऊपर फदा हो गया था, क्योंकि मेरी बहन अल्फत की पीछे वाली पहाड़ियां इतनी खूबसूरत थी। जब वो चलती थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता से हिलती थी, तो मर्द को देखकर उसके ऊपर बहुत प्यार आता था और कोई भी लड़का उसके ऊपर फदा हो जाता था। उसी तरह मैं भी था कि अपनी बहन अल्फत के खुद व खाल और जिस्म की बनावट का आशिक हो गया था और अब मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। मेरा दिल करता था कि अपनी बहन के साथ सुकून लिया जाए और उसके साथ ये काम कर लिया जाए, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं उस सोच में था कि कोई मौका मिल जाए तो मैं अपनी बहन अल्फत के साथ ये काम कर लूं। मेरी बहन नसरीन हमसे बड़ी है और उसकी उम्र 25 साल है। हमारी वहाइश मुल्तान की है और मेरी बहन नसरीन की शादी गुजरात में हुई है। एक दिन उम्मी अपू ने बोला था कि हम एक शादी पर गुजरात चाह रही हैं जिसमें हम सब लोग शामिल होंगे। तो इस दिन मेरी बहन अल्फत ने बहुत अच्छी शॉपिंग की थी और बहुत ज्यादा फैशन किया था। मैं अपनी बहन अल्फत की शॉपिंग देखकर और उसकी खूबसूरती देखकर उस दिन पागल हो गया था और मेरा दिल कर रहा था कि आज लाजमी अपनी बहन अल्फत की नीचे वाली वादी का नज़ारा किया जाए और उसके साथ सुकून ले दिया जाए। इसलिए मैं कोशिश करना शुरू कर दी थी कि आज अल्फत बहन को नहीं छोड़ना और ये मौका मुझसे नहीं करना, क्योंकि इस दिन मेरी जान पर बनी हुई थी और मेरा दिल था कि अपनी बहन अल्फत को किसी न किसी तरीके पार किया जाए। हम सब ने तैयारी की थी और गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। हम बस मुल्तान से गुजरात के लिए रवाना हो गए थे और हमारी सारी फैमिली थी। जब मैं अपनी बहन नसरीन के पास पहुंचा था तो मैंने अपनी बहन नसरीन को भी बहुत खूबसूरत पाया था और वो तो मेरी बहन अल्फत से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जब मेरी दोनों बहनें इकट्ठी हो गई थी तो मुझे तो उन पर प्यार आने लगा था और मेरा दिल था कि किसी दिन दोनों काबू में आ जाएं तो दोनों के साथ सुकून लिया जाए। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया था और कोई तरकीब लड़ाने लगा था कि किस तरह अपनी दोनों बहनों को पार किया जाए और उनकी नीचे वाली वादियों का नज़ारा कर लिया जाए और उनसे सुकून लिया जाए। हम शादी पर गए थे। वो शादी मेरी बहन नसरीन के ससुराल में भी। हमने इस शादी को देखा था और शादी से वापसी पर हम अपनी बहन नसरीन के पास रख गए थे। मेरी बहन नसरीन के ससुराल में टोटल 3 लोग ही थे। मेरी बहन नसरीन की सास, उनका एक बेटा और मेरी बहन नसरीन के शौहर बाहर के मलिक होती थे। तो मैंने अपनी बहन नसरीन से पूछना शुरू कर दिया था कि बाजी, आपकी हालात कैसे हैं? आप अपने शौहर के बगैर गुजारा कैसे करती हो? तो मेरी बहन नसरीन थोड़ी अफसरदा हो गई थी और मेरे साथ दुख सुख बांटने लगी थी और कहने लगी थी, भाई मैं आपको क्या बताऊं, बस अपने शौहर के बगैर कोई हाल नहीं। मेरा दिन भी नहीं गुजरता और ना रात गुजरती है। बस मैं तन्हाई पसंद होती जा रही हूं और ऐसे ही गुजारा कर रही हूं। तो मैंने बाजी नसरीन को बोल दिया था कि बाजी, अगर मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं तो कैसा रहेगा? बाजी नसरीन मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, भाई कैसा मजाक कर रही हो? तो मैंने बाजी नसरीन को बोल दिया था, बाजी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद आपकी खूबसूरती पर फैदा हो गया हूं और आपके साथ मजा लेना चाहता हूं। अगर आप उस काम के लिए राजी हो, मुझे पता तो है कि मेरे बहनोई बाहर के मलिक होती हैं और आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप परेशान रहती हो। तो मुझे पता है कि औरत को मर्द से क्या चाहिए होता है। अगर मेरे साथ आप ये काम कर लोगी तो मुझे उस पर कोई दराजा नहीं और मैं आपके साथ सुकून लेना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी बहन नसरीन के सामने
अपनी ये ख्वाहिश रखी तो वो भी मान गई थी, लेकिन हमें जगह को बंदोबस्त करना था। इसलिए मैंने बाहर निसरीन को गोल दिया था कि मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पर चला जाऊंगा। हल्के सर्दी के दिन थे और हम सब कमरों में सोते थे, तो मैंने अपनी बहन नसरीन को बोला था कि आप रात को 12 बजे ऊपर छत पर आ जाना। ऊपर छत पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पर रज़ाई का बंदोबस्त कर दिया था और मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पर चला गया था और अपनी बहन नसरीन का इंतज़ार करने लगा था। बाजी नसरीन ऊपर आई थी तो वो मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी और मुझे सुकून देने लगी थी। उसी तरह मैंने अपनी भली बहन के साथ सुकून ले लिया था। अब मैं अपनी छोटी बहन के पीछे था, तो 1 घंटे बाद मैंने अपनी छोटी बहन को ऊपर बुला लिया था और अपनी छोटी बहन अल्फत के साथ भी सुकून देने लगा था। लेकिन वो पहली दफ़ा ये काम कर रही थी, तो अल्फत बहन को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से मुतमईन कर दिया था और उसे भी सुकून दे दिया था। अब अल्फत बहन तो मेरी आदी हो गई थी और वो तो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं गुजारती थी और मैं जहां भी होता था वो वहां पहुंच जाती थी और कहती थी कि भाई मैं आपके साथ ही सुकून लेना चाहती हूँ और मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बहन अल्फत के साथ मेरे कार का बिडी खेल लेता था और सुकून ले लेता था। फिर हम गुजरात से वापस आ गए थे और मेरी बहन नसरीन भी मुझे काफ़ी याद करती थी और बोलती थी कि भाई जो मोहब्बत आपने दी वो मोहब्बत में किसी से भी नहीं ले सकी। मैं आपकी इस मोहब्बत की तलबगार हूँ। आप किसी दिन मेरे पास गुजरात आओ। तो मैंने भी बाजी से वादा किया था कि मैं टाइम निकाल कर गुजरात आऊँगा। इस्लाम आलेकुम नाजरीन, मेरे नाम शाहिद है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 फराद रहते थे। मेरे उम्मी अप्पू, मेरी एक बहन और मेरी पप्पो। मेरी पप्पो बहुत खूबसूरत थी। मेरी पप्पो की उम्र 25 साल है और अभी तक मेरी पप्पो की शादी नहीं हुई थी। मेरी पप्पो का नाम आमना है। मेरी पप्पो आमना मेरे साथ बहुत हंसी मज़ाक करती थी और मैं उसका बहुत ख्याल करता था। आमना पप्पो मेरे साथ हर वक्त तेज रहती थी और बहुत हंसी मज़ाक करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपनी पप्पो आमना को ही पार करना पड़ेगा और उसके साथ कबड्डी खेलने पड़ेगी और सुकून देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपनी पप्पो आमना का आशिक बन गया था। मेरी पप्पो आमना जितनी खूबसूरत थी, उसकी अपनी ही उदाएं देखने वाली थी। मैं 22 साल का था और अभी तक उम्मी अबू मेरी शादी का नहीं सोच रही थे। मुझे शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल करता था कि कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास आए और मैं उसके साथ मोहब्बत करूं और सुकून ले लूं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मैं अपनी पप्पो के बारे में ही गलत सोच रखने लगा था और उसी के साथ सुकून देना चाह रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब पप्पो आमना के साथ ही मज़ा लिया जाएगा और उसे ही अपना बनाया जाएगा। लेकिन मुझे पप्पो को उस काम के लिए मनाना था और उसे मनाकर ही ये सुकून लेना था। एक दिन मेरे उम्मी अबू किसी काम से चले गए थे और वो मेरे मामू के यहाँ गए थे, तो मुझे अपनी पप्पो के साथ करने का मौका मिल गया था और मैं अपनी पप्पो आमना के साथ अकेला घर में रह गया था। मेरा काम होता हुआ दिखाई देने लगा था और मुझे पता चल गया था कि आज पप्पो के साथ सुकून ले सकता हूँ, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। मेरी पप्पो आमना भी मुझे उदाएं दिखा रही थी। पप्पो आमना ने नहाकर तंग से कपड़े पहन लिए थे और बहुत खूबसूरत बनकर शीशे के सामने बैठ गई थी और मेकअप करने लगी थी। मेरी चांदी हो गई थी, क्योंकि मैं तो पहले ही पप्पो आमना का आशिक था और उसके ऊपर मरता था और उसे पार करना चाहता था, उसे सुकून लेना चाहता था। पप्पो ने मेरा काम आसान कर दिया था और पप्पो आमना अब मेरे करीब आ गई थी। मैंने पप्पो को बोला था, पप्पो मैं आपको पसंद करता हूँ और आपकी अदाओं का आशिक हो गया हूँ और मुझे आपके साथ कुछ करना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके करीब आ सकता हूँ। पप्पो भी मान गई थी और कहने लगी थी, शाही देखो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो, मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक शर्त रखूंगी, तुम अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताओगे और बाहर अपने किसी दोस्त को नहीं बताओगे
तो मैं ऐसा कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन वो भी हम रात को ऐसी ये सब करेंगे अभी दिल को नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तुमसे शर्म आएगी। जब पप्पू आमना ने ये बात बोली तो मेरी तो चांदी हो गई थी और मैं तो खुशी से पागल होने लगा था और मुझे पलम हो गया था कि अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मैंने पप्पू को बोल दिया था, पप्पू प्रोमिस हो गया, हम रात को मिलेंगे, मैं रात को आपके कमरे में आऊंगा। पप्पू कहने लगी, जब तुम्हारे उम्मी अबू सो जाएं तो तब आना और साथ में मेरे लिए कोई तहफा लेकर आना। मैं भी सोचने लगा था कि पप्पू के लिए कौन सा तहफा लेकर जाऊं। फिर मैं बाजार गया था और वहां से एक चॉकलेट पीक करवाई थी और एक फूलों का गजरा दिया था जो मैं पप्पू को पहनाने वाला था। और आज के बाद पप्पू मेरी बीवी बनने वाली थी और मैं उसके साथ सुकून देने वाला था, इसलिए मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैं बाजार गया और पप्पू के लिए ये सब तहफा लेकर आया था और रात धोने का इंतजार करने लगा था। वो तहफे मैंने अपने कमरे में छुपा दिए थे। आते रात को मेरी बहन रात के वक्त जब हमने खाना वगैरह खाया था तो हम सबके कमरे अलग अलग थे। उम्मी अप्पू अपने कमरे में चले गए थे। मेरी बहन जो मेरे से छोटी थी वो अपने कमरे में मौजूद थी। तो मैं आहिस्ता से रात 11 बजे उठा था और सबको देखा था। मेरे उम्मी अप्पू भी सो रहे थे और मेरी बहन भी सो चुकी थी। तो मैं अचानक से पप्पू के कमरे में चला गया। मैं अचानक से पप्पू के कमरे में गया हूं तो पप्पू मेरा ही इंतजार कर रही थी और कहने लगी, शाहिद तुमने बहुत इंतजार करवाया है, इतने लेट क्यों आए हो? मैं तो पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि कब मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा और मैं उसके गले में बाहू डालूंगी और उसके साथ सुकून ले सकूंगी। जब पप्पू आमना ने ये बात बोली तो मेरी तो जान निकल गई थी और मैं उसके ये अल्फाज सुनकर ही मदहोश हो गया था। अब मेरा अगला कदम पप्पू की तरफ बढ़ा था, लेकिन मेरी टांगें भी काम पर जा रही थी, क्योंकि मैं पहली दफा किसी रदकी के पास जा रहा था और उसे सुकून देना चाह रहा था और कबड्डी खेलना चाह रहा था। इसलिए मेरे पास ये मुश्किल काम था। तो मैं खाला के पास गया, मैं पप्पू के पास गया, उसे ये चीज दी और उसे तोहफे वगैरह दे दिए। पप्पू ने वो तोहफे कबूल किए और फिर मेरे पास बैठ गई और गुपशप लगाने लगी। मैं अब इंतजार में था कि पप्पू आमना कब मुझे अपनी वादी तक रसाई हासिल करे और मैं उसे सुकून लूं। तो पप्पू ने रात को 12 बजे लाइट बंद कर दी थी और मेरे करीब आ गई थी, मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी और मुझे सुकून देने लगी थी। मैं भी पप्पू को राजी करने लगा था और पप्पू आमना के पास बैठा हुआ था और उसके साथ मोहब्बत करने लगा था। पप्पू मेरा साथ देने लगी थी और मैं पप्पू के साथ करने लगा था। पप्पू आमना मुझे बहुत सुकून दे रही थी और मैं तो उसका दीवाना हो गया था। अब मेरी तो चांदी हो गई थी। मैं घर में ही शौहर बन बैठा था और पप्पू आमना मेरी बेवी बन बैठी थी। पप्पू जितनी खूबसूरत थी, पप्पू ने जितना सुकून मुझे दिया था, अब मैं तो उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजारता था और उसी का होके रह गया था। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं पप्पू के कमरे में चला जाता और पप्पू आमना के साथ सुकून ले लेता था और किसी को भी नहीं मालूम था कि हम पप्पू और मैं मिलकर घर में क्या घल खुला रहे हैं, लेकिन हम मिलकर जिंदगी का सुकून ले रहे थे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, जी सर किया काम है। तो उन्होंने कहा, मेरा अब उधर आओ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर झाड़ू मेरे हाथ से लेकर रख दी और मुझे अपने बेड पर ले गए। कहने लगे, यहाँ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरा दोपटा उतार दिया। मैंने कहा, सिर ऐसा न करें, मैडम घर पर हैं, वो देख लेंगी तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन रेहान साहब कहने लगे कि वह सो रही हैं, मैंने उन्हें दवा दे रखी है, वो देर से उठेंगी। दरअसल मैं डर रही थी। रेहान साहब लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। ये सोचकर मैं वाकई खौफजदा थी और मैं सिर्फ 18 साल की थी, जबकि रेहान 23 साल के थे, इसलिए मैं बहुत घबराई हुई थी। खैर, रेहान ने मेरी एक न सुनी और मेरे कपड़े उतार दिए और अपने भी उतार लिए। फिर वो मेरे ऊपर आ गए और जैसे ही उन्होंने दबाव डाला,
मेरा जोरदार चलाने लगी। रेहान ने मेरा मन्ना दबा लिया और अपना काम जारी रखा। मैं चलाती रही, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और अपना काम किए बगैर नहीं रखे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। रेहान मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और मुझे बाथरूम ले गए। मैं बाथरूम से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस आई। मुझे होश नहीं था। मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जब रेहान ने देखा कि मेरी हालत वाकई नासाज है, तो वो फौरन मुझे अस्पताल ले गए। वहां मेरा इलाज हुआ और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, फरजीन पहले ही मौजूद था। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है, चल भी नहीं पा रही। मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया था। ये दवाइयां हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गए थे। उम्मी और फरजीन मुझे कमरे में ले गए और कहा कि आराम से सो जाओ। उम्मी ने मेरी हालत बिगाड़ दी थी। जो डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे, और उन्होंने वही किया। उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। खैर, मैंने चाय पी और सो गई। फिर रात को 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा गया। मैं उठकर बैठ गई और खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गई, दवाएं खाईं और फिर सो गई। सुबह आंख खिली तो दर्द और बढ़ गया था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाएं ले। अम्मी ने कहा, आज तुम काम पर मत जाओ, फरजीन को भेजती हैं। फरजीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। फरजीन ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रेहान के घर काम करने चली गई। जब फरजीन रेहान के घर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फौरन फरजीन को पहचान लिया। उसे देखकर बोला, फरजीन, तुम यहाँ? फरजीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मेरे आपकी तबीयत खराब है, उसे बुखार है, इसलिए मैं आज उसकी जगह काम करने आ गई हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फरजीन अंदर गई और काम करने लगी। रेहान उसे बार बार देख रहा था, क्योंकि फरजीन मुझसे बड़ी और ज्यादा सेहतमंद थी। ये देखकर रेहान के दिल में बड़े ख्यालात आए और वो उसे गौर से देखने लगा। फरजीन ने पूछा, क्या हुआ रेहान भाई, आप तो मुझे मुसलसल देख रहे हैं। रेहान मुस्कुराया और बोला, फरजीन, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर रेहान आहिडफ स्टेटे उसे पकड़ लिया और फरजीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। शायद उसके दिल में भी कुछ था। वो काफी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रेहान ने कहा, तुम मेराब की जगह हमारे यहाँ काम करने आया करो। फरजीन बोली, रेहान, मैं तो दूसरे घरों में काम करती हूँ, मेराब की तो सिर्फ आज तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ गई हूँ, मैं रोज नहीं आ सकती। रेहान बोला, फरजीन, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रेहान वही खेल फरजीन के साथ दोहरा रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था, और वही बातें कर रहा था। फरजीन को क्या पता था कि ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है। न मैं बता सकती थी, न रेहान ही बताता। अब फरजीन के दिल में भी रेहान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, रेहान, तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। रेहान ने कहा, मैं सबको मान लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ और कल से हमारे यहाँ काम करने आना। फरजीन बोली, देखती हूँ, अगर कल मेरब की तबीयत ठीक न हुई तो मैं फिर भी आ जाऊंगी। रेहान ने फरजीन के गाल पर हल्का सा थपड़ी दिया और कहा, यार, तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरा जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर था जो मैंने इकोनॉमी क्लास में साहिवाल से कराची तक करना था। रात के 5:15 बजे गाड़ी स्टेशन पर रख गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डिब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज्यादा है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बरत की बकंग मौजूद थी। मैं रश से जगह बनाता हुआ जब अपने बरत पर पहुंचा तो वहां पहले ही से कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक अधेड़ उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बेमुश्किल 8-9 साल रही होगी। मैंने औरत से कहा, इंटी, मेरी सीट खाली कर दे, मैंने ये बक करवाई हुई है।
बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं? गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां, जो शायद इस औरत की बेटियां थीं, उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थीं। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ समटकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सरद हुआ जिस्म से टकराती। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ये लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफर बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद इस औरत ने दोनों बर्थों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया। छोटा लड़का भी इस खातून के साथ ही लेटकर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थी। एक लड़की ने मुझसे कहा, आप लेट जाएं, हम आपके पांव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सिर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पांव से छोड़ा है। मैंने पांव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पैर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेट आ रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मुझे मालूम हुआ कि डिब्बे में लाइट बंद है। इंदिरा इतना कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था और लड़की उसी अंधेरे का फायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा, अगर वह खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैंने तो उन पर एहसान करके अपनी सेट पर बिठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पांव उठाकर उसकी गोद में रख दिया। वो अपनी अंगुलियों से मेरे पांव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक कायम करेगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने उसको बाजों से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया। वो भी उसी इंतजार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मजे से बातें करती रही। इसका नाम जरी। आगे की कहानी। मेरे साथ लेटकर जरीना बहुत आराम से बातें करती रही। उसने बताया कि वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिक आबाद जा रही है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी बहन जाग रही है, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो जरीना ने कहा, उसे तो सब मालूम है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो मेरी बहन कम, सहेली ज्यादा है। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में हमने कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी की जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफर बहुत मजे से गुजर रहा था। फिर जरीना ने कहा, मेरी बहन बैठे बैठे थक गई है, उसे भी अपने साथ ले लो। मुझे क्या एतराज हो सकता था। अब सूरतहाल कुछ ऐसी बन गई कि मेरे एक तरफ जरीना और दूसरी तरफ उसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बेमुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन मामला इतना दिलचस्प था कि सब कुछ बहुत ही प्रलतफ लग रहा था। दोनों बहनें लंबे वक्त तक मुझसे छेड़छाड़ करती रहीं और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहें। कभी मेरी पीठ की जेब में हाथ डाल देते हैं, कभी चटकियां काटने लगते हैं। सुबह का सदमा, जब सुबह दिन की रोशनी में मेरी आंख खुली तो तरीन संध में दाखिल हो चुकी थी। मैं आंखें मिलता हुआ उठ बैठा। वो सारी फैमिली अपने मतलूबा स्टेशन पर कहीं पीछे उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे जरीना और उसकी बहन याद आ गई, जिन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया था। लेकिन जब मैंने वक्त देखने के लिए जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं मिला। जल्दी से दूसरी जेब चेक की तो वो भी खाली थी। मेरा मना चढ़ा रह गया। मैंने फौरा चादर उठाकर देखी। सेट के नीचे ऊपर बैग की जेबों में हर जगह तलाश किया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मुझे छोटा सा हार्ट अटैक सा आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल 40,000 का था।
जो मैंने मुश्किल से जमा किए हुए पैसों से खरीदा था। पेंट की पिछली जेब में हाथ डाला तो बेटवा भी गायब था। दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल, अब बेटुआ, जिसमें 8,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड और दीगर जरूरी कागजात थे। अचानक मुझे जरीना याद आई, जो बार बार मेरी पेंट की जेब में हाथ डालती थी और मैं उसकी आधा पर फदा हो रहा था। दरअसल जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने आराम से मेरी जेबों की सफाई कर डाली थी। सबक जब पूरा मामला समझ में आया तो मैं सिर पकड़कर बैठ गया। अब मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फोन मांगकर अपने दोस्त को बताया, सोते हुए मेरा मोबाइल और बेटवा चोरी हो गया है, स्टेशन पर लेने आओ और साथ कुछ पैसे लेते आना। बाकी का सफर मैंने फकीरों की तरह गुजारा। न जेब में पैसे थे, न खाने को कुछ बात। शाम को जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मजा मुझे तकरीबन 41,000 रुपये में पड़ा। उसके बाद मैंने बहुत से सफ़र किए, लेकिन कभी किसी जरीना या सिकीना के चक्कर में नहीं पड़ा। प्यारे सुनने वालों, बताइए मेरी ये आप बैठी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरी पोजीशन आई तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगी। अब आप मना कर रही हैं। मैंने उस एयर को कहा, हाँ मैंने कहा तो था, मैं मानती हूं, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राबिया है, मेरी शादी हो चुकी है। मैं एक गांव में अपने शोर के साथ रहती हूं। मेरा शोर एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन उसकी मुलाजमत दूसरे शहर में है, इसलिए उसे निकली के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैंने अपने शोर से कई बार कहा कि आप कोई और जॉब ढूंढ लें। हमारी नई नई शादी हुई है और मेरा इस तरह आपसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। मुझे शोर कहते कि बेगम, दिल तो मेरा भी यही करता है कि तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊं, लेकिन अब काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता है। मेरी शोर ने कई दफ़ा अपना तबादला करवाने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन कोई फ़ायदा न हो सका, इसलिए मेरे शोर हर महीने बाद घर आते हैं। मैं घर पर अकेली ही होती हूँ और बोर होती रहती हूँ। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैंने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, जहाँ मैं 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे ट्यूशन सेंटर में मोहल्ले के तमाम बच्चे और बच्चियां आती हैं। इस तरह मैं बच्चों को पढ़ाकर वक्त गुजारी भी करती हूँ और पैसे भी कमा लेती हूँ। एक दिन मामूल के मुताबिक बच्चों को पढ़ा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गई तो गांव के चौधरी साहब आए थे। वो अपने बेटे के साथ लाए थे। मैंने चौधरी साहब को बैठक में बैठाया और उनके लिए चाय बनाई। चौधरी साहब ने मुझे कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और गांव के सब बच्चों को पढ़ा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम मेरे बच्चों को भी पढ़ाओ। ये नालायक पिछले 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रहा है और मैं उसकी वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ। जब मैंने उनके बेटे को देखा तो उम्र से तो काफी छोटा लग रहा था, उसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब से कहा, ये तो भी काफी छोटा सा है और मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया है। मुझे तो ये 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लगता है। कि चौधरी साहब ने कहा, तुम उसको बच्चा मत समझना, ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज है। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले रोज से अजीर ने एकेडमी आना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने शरारतें करना शुरू कर दी। कभी किसी को छेड़ता तो कभी किसको तंग करता। उसने 2 हफ्ते के अंदर ही उधम मचा दी। उसने सब की नाक में दमका रखा था, लेकिन दिन बाद दिन उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। और ये एकेडमी आता तो बड़ी वहशियाना नज़रों से मुझे देखता, जैसे मुझे अभी खा जाएगा। मुझे उसकी हरकतें समझ आ रही थी। आखिरकार मैंने तिंगाकर फैसला किया कि उसका टाइम चेंज कर दूं।
सब बच्चों को मैं 3 से 5 तक पढ़ाती थी। उज़ीर को मैंने 5 से 7 का टाइम दिया। उसने भी मेरी बात मान ली। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर मैंने उसे कहा, अगर 5 बजे एकेडमी नहीं आ सकते तो कल से एकेडमी मत आना। फिर वो मान गया और वो 5 बजे एकेडमी आता। अब उसने अपनी हरकतें मुझ पर आजमाना शुरू कर दी। वो लगता तो बच्चा था, लेकिन इंदर से पूरा था। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने उसे गिनती लगाते पकड़ा। मैं हैरान हो गई। खैर, अब मुझे उसकी शरारतों की आदत हो गई थी। मुझे खुद अकेलापन इंदर से खा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने उज़ीर को समझाया कि बेटा, अपनी पढ़ाई पर तोजा दो और ये हरकतें बंद कर दो। लेकिन वह बच्चा नहीं, शैतान था। एक दिन मैंने खूब गांता तो फिर वो काफी देर तक सुकून से बैठा रहा। उसने रोने वाली शक्ल बना ली। मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि आज तक मैं किसी पर ऐसे चढ़लाई नहीं थी। फिर मैंने उज़ीर को कहा, देखो, मैं तुम्हें शरारतें करने से मना नहीं करती, लेकिन एक लिमिट होती है, तो तुम अपनी लिमिट में रहा करो। मेरे सब पता है तुम क्या चाहते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो समझ न सकूं। तुम पढ़ाई में भी ज़ेरो हो और ऊपर से ये हरकतें। इतने में उज़ीर ने कहा, टीचर, अगर मैं पर्सनों के टेस्ट में फल मार्क्स ले आया तो फिर तुम मुझे नालायक नहीं कहोगी। मैंने दिन में सोचा, अच्छे मार्क्स और ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, ठीक है उज़ीर, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें नालायक कहना छोड़ दूंगी और इस दिन कोई पढ़ाई नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लेना, वो दिन तुम्हारा होगा। उज़ीर ने हामी बढ़ ली। 2 दिन तक उसने कोई शरारत न की, पढ़ाई में मगन रहा। मैं देख के हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा उसने 2 दिन में किया ही कर लेना है। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब एक शाम वो पढ़ने के लिए आया। मैं अपनी कमरों में बैठी टीवी सीरियल देख रही थी। उसने आते साथ मुझे टेस्ट दिखाया और कहने लगा, टीचर, मैंने कहा था ना। मैंने जब टेस्ट देखा तो हैरान हो गई। मैंने कहा, जरूर तुमने चीटिंग की होगी। तो कहने लगा, नहीं टीचर, आप चाहें तुम मुझसे सुन भी सकती हैं। मैंने उसे 2-4 सवाल सुने और उसको वाकई ही आता था। हाँ, तेज ने कहा, टीचर, आपने कहा था मैं जो चाहूंगा आप मुझे वो देंगी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल किया चाहिए तुम्हें। जब उज़ीर ने मुझे बताया तो मैंने उज़ीर को कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतने में उज़ीर ने टीवी बंद किया और मुझे दीवार के साथ आधा घंटा मैं इस दिन अपनी सहेली नाजिया के घर गई थी। सोचा था कि उससे थोड़ी गुपशप कर लूंगी, लेकिन दरवाज़ा उसके शौहर फैज़ान ने खोला। मैंने थोड़ी हैरत से पूछा, अरे भाई, नाजिया कहाँ है? वो मुस्कराता हुआ बोला, बस आती ही होगी, आप इंदर आ जाइए। अकेली बाहर खड़ी हुई, अच्छी नहीं लग रही। मैं इंदर आ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। नाजिया का शौहर बड़ा ही खुश मजाज और बातों में डबल मीनिंग का माहिर था। मैंने पूछा, तो आप अकेली क्या कर रहे थे? वो हंसकर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी आपको भी फेंट दूं। मैं चौंक गई और कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध। और किया? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो। मैंने होनट भेजकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल में लगा कि ये आदमी तो बातों से ही बंदे का दिल दहलाना जानता है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पानी पेश किया। गिलास देते हुए बोला, संभाल कर लीजिए गा, वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मार कर बोला, अरे पानी। और क्या? आपके दिमाग में तो बड़ा तूफान मचा हुआ है लगता। मैं शर्म से मुस्करा दी। इंदर का माहौल थोड़ा और हल्का फल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और कहा, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता, हम जब तक नाजिया आ जाए। वैसे आजकल अकेली में मुझे बहुत खला महसूस होता है। मैं मजाक में पूछा, किस कस्म का खला? वो आहिस्ता से बोला, सोफे का खला। जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंस दी, लेकिन सच कहूं तो उसका हर जुमला मुझे चौंका देता। लगता जैसे अभी कुछ बोल देगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता है, लेकिन फिर वो मोड़कर हंसी मजाक बना देता। थोड़ी देर में उसने फरीज से ठंडी बोतल निकाली और बोला, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? क्या मतलब अकेली का मज़ा नहीं आता? वो बोला, मतलब ठंडी ड्रिंक अकेली पीने का मज़ा नहीं,
दो लोग मिलकर पाएं तो मजा दिगना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ी तो उसने जानबूझकर कहा, आहिस्ता पकड़िए वरना हाथ से फिसल जाएगी। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और कहा, क्या फिसल जाएगी? वह हंसकर बोला, आरे बोतल, आप तो बड़ी शरारती हैं। इसकी बातें मुझे खींचती चली जा रही थीं। मेरे दिल में शक और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि मुझे उसके अत्तर की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, सबा जी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कान इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंक कर बोली, रातें रोशन मतलब किया? वो बोला, अरे मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाए। मैं फिर से शर्मसार हो गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं इंदर से सोच रही थी कि नाजिया कब आएगी, लेकिन उसके शौहर फैजान की बातों में एक ऐसा कशिश था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। उसने अचानक कहा, सबाजी, आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज़ दिखा सकता हूँ जो सिर्फ नाजिया को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या चीज़? वह जोर से हंस पढ़ा और बोला, अरे मेरी नई बाइक। नाजिया को ही अब तक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने तकिया से उसका हाथ हल्का सा मारा और कहा, आप तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करूं, आदत है। जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ा हंसी मजाक ही से मजा आता है। मैं सबा हूं और इस दिन नाजिया का शौहर फैजान मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो, बाहर हल्की हल्की हुआ चल रही थी पर कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजाक में कहा, वैसे नाजिया को देर क्यों हो रही है? वो मुस्कुराता हुआ बोला, शायद आपको हम दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा हो ताकि थोड़ा मजा आ सके। मैं चौंक गई और बोली, किस किस्म का मजा? वो हंस कर बोला, अरे मतलब गुपशप का मजा। नाजिया आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंस सकता हूं। मैंने चैन की सांस ली लेकिन दिल और ज्यादा उलझ गया। उसने अचानक चाय बनाने की पेशकश की, सबाजी आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा, हाँ पर आप तो अकेली हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का माहिर हूँ, जरा सा हाथ चलाऊं और झाग बन जाए। मैंने फौरा आंखें फाड़कर कहा, क्या मतलब? वो हंस पड़ा, मतलब दूध की चाय का झाग और किया। आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्माते हुए चुप हो गई। चाय बन गई। उसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना छटक जाएगी। मैंने कहा, क्या छटक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, अरे जाए, अगर कप गिर गया तो पूरे कपड़े गीली हो जाएंगे। वैसे गीली कपड़ों में भी आप बरी नहीं लगेंगी। मैंने कप को मजबूती से पकड़ लिया और हंसी दबा दी। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात डबल मीनिंग में करता और फिर खुद ही हंस देता। उसने कहा, सबाजी आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज़ सिखा सकता हूँ जो नाजिया को रोज सिखाता हूँ। मैं चौंक गई। किस किस्म की चीज़? वो बोला, योगा रोज सुबह हो से सिखाता हूँ कि कैसे जिस्म को खींचना और मोड़ना है। आप चाहें तो आपको भी सिखा दूं। मैंने हंसी छिपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं, सीधी सीधी बात कीजिए। वो बोला, सही ही कहा आपने, मैं चालाक हूँ सबाजी, मेरा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर कहा, सबाजी अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये बातें आप नाजिया से कहते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुराता हुआ बोला, नाजिया तो अब मेरी बातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है, मेरे गाल में तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है, लेकिन आप सुनकर लाल हो जाती हैं और यही असल मज़ा है। मेरे गाल सचमुच लाल हो गए थे। वो आहिस्ता से मेरे और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसने कहा, सबाजी आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज़ दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक कर बोली, किया? वो जोर से हंसा, अरे नया तकिए मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा है, नाजिया को बहुत पसंद आया था। मैंने सिर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोली, आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं खुद भी खेल में शामिल हो गई थी।
उसकी डबल मीनिंग वाली बातों का लुत्फ लेने लगी थी। मैंने मजाक में पूछा, फैजान भाई, अगर नाजिया अभी आ गई? तो वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो बस दूध फेंट रहे थे। मैंने तकिया उठाकर उसके कंधे पर मारा। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। कमरे का माहौल अब और ज्यादा पर तजस्सुस हो गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, सबाजी, कभी सोचा है अगर इंसान वही करे जिसका उसे दिल चाहता है? मैं सबा हूं और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। दरवाज़ा पहले ही बंद था, खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे और सामने बैठा फैजान मुसलसल मुझे अपनी बातों में आल जा रहा था। उसने शरारती लहजे में कहा, सबाजी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ डर तो है। वो मुस्कुराया और बोला, डर तो तब होना चाहिए जब दूध उबल कर बाहर निकल जाए। मैं तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपको गर्म करने आया हूं। मैं चौंक कर बोली, किया? वो जोर से हंसा, अरे मतलब गर्म चाय से मौड अच्छा करने आया हूं। आप तो हर वक्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। उसने आहिस्ता से कहा, सबाजी, अगर मैं आपको छोड़ूं? तो मैंने हैरत से कहा, किया? वो फौरन बोला, मतलब अगर आपके हाथ से कप छीन कर रख दूं, कहीं गिर न जाए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। फैजान ने अचानक मेरी आंखों में देखकर कहा, जानती हैं औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? मैंने घबरा कर कहा, कब? वो बोला, जब वो अपना राज किसी और के साथ बांटे, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक राज मेरे साथ शेयर करें। मैंने हचकचाते हुए कहा, किस किस्म का राज? वो हंसा, अरे जैसे बचपन में आपने चोरी